हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोगों ने अभी तक के चैप्टर 8 तक का जो हमारे दिगंत भाग 2 के गतखंड थे उसके सारांश को देखा है और आज हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे पार्ट 9 यानी परगीत और समाज के, ठीक है, सारांश को। ठीक है, तो ये सारांश जो है, सारांश लिखने की हम लोगों ने 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया। पहले लेखक परिचय देंगे, ठीक है, लेखक परिचय से आपको 2 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है, और पाठ के जो सारांश होते हैं उससे आपको 3 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो जिस तरह से मैं बता रहा हूँ उसी तरह से आप लोगों को लिखना है, ठीक है। अपना ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल करेंगे आप लोग तो हो सकता है मार्क्स काट दिए जाए, ठीक है, तो मार्क्स काट के मिलेगा। ये तरीका बहुत ही परफेक्ट तरीका है, ठीक है। तो परगीत और समाज की सारांश को आज स्टार्ट करते हैं। चलिए बढ़ते अपने चैप्टर की तरफ, ठीक है। देखो, सबसे बड़े परगीत और समाज की सारांश के जो लेखक है इस चैप्टर की, वो है नामवर सिंह, और इनका जन्म हुआ था 28 जुलाई 1927 ईस्वी में। नामवर सिंह परगीत और समाज के लेखक है और इनका जन्म कब हुआ था? 28 जुलाई 1927 ईस्वी में, और इनकी निधन हो गई थी 19 फरवरी 2019 को। इनकी निधन कब हुई थी? 19 फरवरी 2019 को। इनका जन्म स्थान जो है बाबू वो जीयनपुर, वाराणसी, और ये उत्तर प्रदेश में पड़ती है। इनका गांव का नाम क्या था? जीयनपुर, वाराणसी एक ज़िला है जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ती है, ठीक है। नामवर सिंह के माता का नाम था बागेश्वरी देवी और इनके पिता का नाम था नागर सिंह। क्या नाम था? नागर सिंह। नामवर सिंह के पिताजी जो थे वो थे एक पेशे से शिक्षक थे, ठीक है। तो लेखक परिचय हमने यहाँ पे देख लिया है, और लेखक परिचय आप लोग सभी चैप्टर्स को लेखक परिचय को याद कर लेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि लेखक परिचय से MCQs आते हैं आपके, ठीक है, तो इसे भूलने की कोशिश ना करें। तो चलो, परगीत और समाज का निबंध है ये, और इसका सारांश कुछ इस तरह से है। बोलता है, प्रस्तुत निबंध में नामवर सिंह परगीत के उदय के ऐतिहासिक और सामाजिक कारणों की पड़ताल करते हैं, ठीक है। नामवर सिंह जो है वो क्या करते हैं? गीत के उदय और ऐतिहासिक और सामाजिक कारणों की पड़ताल करते हुए बोलते हैं, कविता संबंध प्रश्न कविता पर समाज का दबाव तीव्रता से महसूस किया जा रहा है। परगीत काव्य समाज शास्त्रीय विश्लेषण और सामाजिक व्याख्या के लिए सबसे कठिन चुनौती है, लेकिन परगीत धर्मी कविताएं सामाजिक अभिव्यक्ति के लिए पर्याप्त नहीं है, ठीक है। नामवर सिंह जी बोलते हैं कि हमारे ऐतिहासिक और सामाजिक कारण से, ठीक है, ऐतिहासिक और सामाजिक कारण से हमारे गीत में जो है उदय होती थी वो अब आस्ते आस्ते पड़ताल होते जा रहे, मतलब वो बंद होते जा रहे, ठीक है। कविता के संबंध में प्रश्न करते हुए बोलते हैं कि कविता पर समाज का दबाव तीव्रता से महसूस किया जा रहा है। देखते हैं कि जो कविता लिखे जाते हैं, ठीक है, या फिर जो कहानियाँ लिखे जाते हैं या फिर कुछ गाने लिखे जाते हैं, शेर व शायरी लिखा जाता है, तो उसमें अभी के दौर में सामाजिक लोग क्या करते हैं कि दबाव डालते हैं। दबाव डालने के पीछे बहुत से कारण हो सकते हैं कि बहुत से लोग जो है वो लोक गायक होते हैं, ठीक है। तो लोक गायक लोग क्या करते हैं कि अपने समाज के दृष्टि को, अपने समाज में होने वाले समस्याओं को अपने गीत के ज़रिए, अपने कविता के ज़रिए रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है बहुत बार कि वो गीत किसी नेता के खिलाफ़ हो जाती है, ठीक है, किसी लीडर्स के खिलाफ़, किसी पार्टी के खिलाफ़ हो जाती है, तो वो लोग क्या करते हैं कि उस गायक को या फिर उस कविताकार को, ठीक, कवि को क्या करते हैं? जेल में बंद कर देते हैं या फिर उसे उस गीत के लिए माफ़ी मांगने के लिए कहते हैं, ठीक है। अभी के दिनों में आप लोगों ने ऐसे बहुत देखा होगा, ठीक है ना। कुछ दिन पहले ही एक मूवी निकली थी पठान, तो उसमें एक डांस थी, तो उसे लेकर, उस चीज़ को लेकर के लोग क्या कहते कि बोले भाई इसमें मतलब ऐसा कपड़ा है, ये कपड़ा है, तो उसको लेकर के लोगों ने आवाज़ उठाई थी, ठीक है। तो वो अपना अलग एक मसला है ना। तो वही बोलते हैं, ये बोलते हैं परगीत काव्य समाज शास्त्रीय विश्लेषण और सामाजिक व्याख्या के लिए सबसे कठिन चुनौती है। नामवर सिंह जी बोलते हैं कि भाई परगीत काव्य जो है
वो शास्त्रीय विश्लेषण यानी शास्त्र को एक अच्छे तरह से बताने का एक ज़रिया है व्याख्या करने के लिए, लेकिन ये सामाजिक व्याख्या के लिए एक बहुत बड़ा कठिन चुनौती है कि समाज के लोगों को कैसे समझाया जाए। इस चीज़ को रिप्रेजेंट करना प्रगीत के माध्यम से बहुत बड़ी चुनौती होती है। लेकिन प्रगीत धर्मी और कविताएँ सामाजिक अभिव्यक्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। बोलते हैं कि प्रगीत धर्मी और जो सामाजिक कविताएँ होती है वो हर व्यक्ति के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती, हर कोई उसे समझ नहीं पाता है। ठीक है, स्वयं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत के आदर्श भी प्रबंध काव्य ही थे, क्योंकि प्रबंध काव्य में मानव जीवन का एक पूर्ण दृश्य होता है। नामवर सिंह जी एक महान कवि हैं, रामचंद्र शुक्ल, उनका नाम लेते हुए बोलते हैं कि उनके जो आदर्श थे प्रबंध काव्य वो क्या थे कि मानव जीवन को मतलब रिप्रेजेंट क्या करते थे। मानव जीवन में जो कुछ भी घट रहा है, मानव जीवन जो कुछ कर रहा है, उसको वो अपने कविता के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया करते थे। ठीक है, आप लोगों को याद होगा कि जब हमारे देश अंग्रेज़ों के शिकंजे में थे, उनके ग़ुलाम थे हम, तो क्या करते थे कि लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों के अंदर उनके डर को ख़त्म करने के लिए, लोगों को एकजुट करने के लिए बहुत बड़े बड़े गायक, सूफी संत लोग क्या करते थे, जाते थे घूम घूम कर अपने कविता के माध्यम से उन लोगों के दिल में, ठीक है, अपने वतन के लिए क्या करते थे, प्रेम भाव जगाते थे और एक दूसरे से मोहब्बत करना सिखाते थे। अभी के दौर में भी आप देखेंगे कि बहुत से बाबा लोग आते हैं, वो एक छोटा सा सितार के जैसा लेकर के, और वो कुछ मतलब कि अपने धुन में गाते हैं। वो धुन सुनने के बाद आपको मतलब बड़ा ही आनंद आता है ना। आप जाएंगे और फिर बहुत से जो मज़ार होती है या फिर गुरुद्वारा, ये सब जगहों पे जाएंगे तो आप लोगों को देखेंगे कि सूफ़ी संत लोग बड़े अनोखे अंदाज में सामाजिक चीज़ों को, जो मानव जीवन में घट रही है, अच्छाई बुराई को अपने गीत के माध्यम से, अपने शब्दों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये एक अनोखा तरीका होता है ना। रामचंद्र शुक्ल के बारे में बताते हैं ये। ठीक है, मुक्तिबोध की कविताएं नई कविता के अंदर आत्मपरक कविताएं की एक ऐसी प्रवृत्ति थी जो या तो समाज निरपेक्ष थी या फिर जिसकी सामाजिक अर्थवत्ता सीमित थी। इन्होंने एक और कवि का नाम लिया है जिसका नाम था मुक्तिबोध, और ये भी बहुत अच्छे कवि है। इनकी कविताओं को हर किसी को पढ़ना चाहिए। ठीक है, ये बोलते हैं कि उनकी कविताएं अंदर आत्मपरक कविताओं की एक ऐसी प्रवृत्ति थी, मतलब कविता के अंदर एक ऐसी झलक हुआ करती थी जो समाज के निरपेक्ष हुआ करती थी। ठीक है, समाज के मतलब बिल्कुल विपरीत दिशा में ले जाते थे। ठीक है, ये समाज के नेगेटिविटी को ला करके रिप्रेजेंट किया करते थे। ठीक है, और उसको कैसे सुधारा जाए, ठीक है, ये भी बताया करते थे। ठीक है, लेकिन मुक्तिबोध ने केवल लंबी कविता ही नहीं लिखी, बल्कि उनकी अनेक कविताएं छोटी भी हैं जो कि कम सार्थक नहीं है। मुक्तिबोध की जो कविताएं हुआ करती है वो लंबे लंबे हुआ करती है। ठीक है, लेकिन ये बोलते हैं कि मुक्तिबोध ने सिर्फ लंबी लंबी कविताएं नहीं लिखी है, बल्कि उनकी कविताएं बहुत छोटे छोटे भी हुआ करते हैं। आप जब 6 क्लास के बच्चों को देखोगे, 4-5 के मैंने भी बच्चों को देखा है, 2-3 कविता का नाम मुझे याद था बट फिलहाल मुझे याद नहीं है। ठीक है, उनके लिए भी ये कविता लिखते हैं। और वैसे भी 6 क्लास के बच्चे, 5 क्लास के बच्चों के लिए छोटा छोटा कविता होता है ना, तो छोटे छोटे कविता भी मुक्तिबोध के मिल जाते हैं। ठीक है, उन कविता में भी ये देखते हैं कि सामाजिक चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं कविता के माध्यम से। ठीक है, मुक्तिबोध का समूचा काव्य मूलतः आत्मपरक है। रचना विन्यास में वह कहीं नाट्यधर्मी है, कहीं नाटकीय एकाल्प है, कहीं नाटकीय प्रगीत है और कहीं शुद्ध प्रगीत है। ये बोलते हैं कि इनकी रचना जो है वो अलग अलग तरह से होते हैं। खासकर इनका नाटक कार्यक्रम के आधार पर इनकी कविताएं लिखी जाती है। ठीक है, आत्मपरकता तथा भावमयता मुक्तिबोध का शक्ति है जो उनकी प्रत्येक कविता को गति और ऊर्जा प्रदान करती है। जैसे होता है ना, बहुत लोग आप देखोगे, बहुत से सिंगर लोग जो सॉन्ग्स वगैरह गाते हैं तो उन लोग एक ही रिदम से मतलब गाना गाएंगे, मतलब सैड तो सैड, रोमांटिक तो रोमांटिक, ठीक है, सामाजिक तो सामाजिक, ऐसा ही गाना गाएंगे। ठीक है, बहुत से सिंगर। तो उसी तरह से जो हमारे मुक्तिबोध थे, इनके जो कविता हुआ करते थे वो एक ही क्रम में ज़्यादातर देखने को मिला करता था। इनकी कविता को सुनने के बाद आप लोगों को मतलब अलग से मोटिवेशंस मिलता था, एक अलग एनर्जी फील होता था। ठीक है,
आप जाकर के यूट्यूब पे सर्च करेंगे मुक्तिबोध की कविताएं और उनको पढ़ेंगे या सुनेंगे तो आपको बड़ा ही मज़ा आने वाला है। एक अलग तरह का एनर्जी मिलेगा, एक अलग तरह का मोटिवेशंस मिलता है। ठीक है, लेखक बोलते हैं विभिन्न कवियों द्वारा परगीत का निर्माण यद्यपि हमारे साहित्य के मापदंड प्रबंध काव्य के आधार पर बने हैं, लेकिन यहाँ कविता का इतिहास मुख्यतः परगीत मुक्तकों का है। कबीर, शूर, तुलसी, मीरा, रैदास आदि संतों ने प्राय गेव काव्य ही लिखे हैं। हमारे लेखक बोलते हैं कि हमारे यहाँ जो परगीत है और कविताएं हैं वो सिर्फ मापदंड का ही नहीं के आधार पर बने हैं बल्कि और भी बहुत चीज़ों के लिए बने हैं। ठीक है, लेकिन ये बोलते हैं कि कविता का इतिहास जो हमारे यहाँ है वो बहुत पुराना है। जैसे कि कबीर दास, सूरदास के कविता हुआ करते हैं, तुलसीदास के, मीरा के, इन सभी के कविता हुआ करते हैं। वो बड़े ही मतलब एक अलग ही लय में है। उनका अर्थ को समझना मतलब हर किसी के बस की बात नहीं होती है ना। आप इनके दोहा सुनते होंगे, कबीर के दोहे है ना, सूरदास के दोहे, तुलसी के दोहे, इन सब के दोहे सुनेंगे तो बड़ा ही अजीब तरह से मतलब कि लगता है कि हाँ भाई क्या बोल रहा है। लेकिन जब आप उनके अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे तो अपने कविता में ऐसे ऐसे मतलब कि अल्फाज दिए हैं, ऐसे ऐसे अर्थ को बताए हैं, ऐसे ऐसे चीज़ों को बताए हैं जो इंसान के दिमाग से काफ़ी परे हुआ करती थी, है ना, उस वक्त के हिसाब से, है ना। अभी भी इनके कविताओं को समझने के लिए आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है ना। विद्यापति को इस हिंदी का पहला काव्य माना जाए तो हिंदी कविता का उदय ही गीत से हुआ है, जिसका विकास आगे चलकर संतों और भक्तों की वाणी में हुआ है। बोलते हैं कि विद्यापति को अगर हिंदी का पहला कवि माना जाता है तो उस हिसाब से कविता का उदय जो है वह गीत से हुआ है। कविता और गीत लगभग एक जैसा होता है, लेकिन कविता और गीत में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होती है, उनके पढ़ने के अंदाज में फ़र्क हुआ करते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग देखेंगे कि एक ही तरह के चीज़ को कव्वाली की तरह भी रिप्रेजेंट करता है, गीत की तरह, गाना का तरह, ठीक है, शेर व शायरी की तरह भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, वो सामने वाला किस तरह से किस लय में पढ़ रहा है उसके आधार पर हम लोग उसे बनाते हैं। ठीक है, वही बोल रहा है, जिसका विकास आगे चलकर क्या हुआ है कि संत भक्तों ने की वाणी में हुआ है। ठीक है, बोलते हैं सामाजिकता पर आधारित काव्य अकेलेपन के बाद कुछ लोगों ने जनता की स्थिति को काव्य जवार बनाया, जिससे कविता नितांत सामाजिक हो गई। फिर कुछ ही समय बाद नए कवियों ने कविता का हृदयगत स्थिति का वर्णन करने लगे। इसके बाद एक दौर ऐसा भी आया जब अनेक कवियों ने अपने हृदय का दरवाज़ा तोड़कर एकदम से बाहर निकल आए और व्यवस्था के विरोध के जुनून में उन्होंने ढेर सारी सामाजिक कविता लिख डाली, लेकिन यह दौर जल्द ही समाप्त हो गया। हमने बताया था ना आपको अभी जस्ट कि हुआ ये कि पहले संत लोग गाया करते थे कवि, ठीक है, लोगों को समझाया करते थे, लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि समाज में बहुत ज़्यादा जब बुराइयां फैलने लगी, जब मैं बता रहा था कि जब हमारे देश से आज़ाद नहीं हुआ था तब क्या हुआ कि बहुत से कविकार लोग क्या किए कि बाहर निकल करके अपनी कविताओं को लिखे, सामाजिक चीज़ों को देखे और उसके आधार पर कवि लिखे हैं। कवि ने अपनी कविता को लिखा है ना, जैसे अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, है ना, हमारे देश के अच्छे चीज़ों को बताए हैं। ठीक है, अंग्रेज़ हमारे ऊपर जो जुल्म ढा रहे थे उसके ख़िलाफ़ हम लोगों को मोटिवेट करने का काम किए हैं इन लोगों ने अपने कविता के माध्यम से, है ना। आपने 6 में एक कविता पढ़ा होगा झांसी की रानी को लेकर के, है ना, झांसी वाली रानी थी, ठीक है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ऐसी करके एक कविता है। ठीक है, उस कविता को आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। तो इस कविता को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है भाई मतलब एक अलग ही एनर्जी, एक अलग ही जुनून मिलता है ना। तो ऐसे ऐसे कविता को हमारे कवियों ने लिखा और लोगों के अंदर एक अलग जगाने का काम किया था। ठीक है, देखिए अगला क्या है। नई परगीतात्मक का उभार युवा पीढ़ी के कवियों द्वारा हुआ और कविता के क्षेत्र में कुछ परिवर्तन हुआ। ठीक है, नए तरह का जब कविता निकला तो उसमें क्या हुआ कि युवाओं ने भी अपना खूब बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और युवा भी इसमें काम करने लगे। आज कवि को अपने अंदर झांकने या बाहरी यथार्थ सामना करने में कोई हिचक नहीं है। उसकी नज़र छोटी छोटी स्थिति, वस्तु आदि पर है। इसी प्रकार उसके अंदर छोटी छोटी उठने वाली लहरों को पकड़कर शब्द में बांध लेने का उत्साह भी है ना। कवि और समाज के रिश्ते के बीच साधने का
कोशिश कर रहा है, लेकिन यह रोमांटिक गीतों को समाप्त करने या व्यक्तिगत कविता को बढ़ाने का प्रयास नहीं है, अपितु इन कविताओं से इस बात की पुष्टि हो जाती है कि मित कथन में अति कथन से अधिक शक्ति है और कभी कभी ठंडे स्वर का प्रभाव गर्म भी होता है। यह नए ढंग की प्रगीत के उभार का संकेत है। हमारे लेखक बोलते हैं कि अभी के दौर में जो कविताएं लिखी जा रही है वो युवा पीढ़ी के द्वारा लिखे जा रहा है, ठीक है। इस क्षेत्र में कवि, हमारे लेखक बोलते हैं कि कवियों ने बड़ा ही अलग तरह का एक परिवर्तन कर रखा है, ठीक है। आज के कवि जो है वो अपने अंदर उठने वाली सवालों को, अपने अंदर से आने वाले जवाबों को कविता के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। वो बोलते हैं कि वो अपने अंदर आने वाले हर छोटे बड़े विचार को शेरो शायरी के ज़रिए, कविता के ज़रिए, गीतों के ज़रिए वो रखते हैं, है ना। प्रगीत और समाज जो है वो ये बताता है कि हाँ भाई, समाज को जोड़ने का जो काम है वो ज़्यादातर कविता के ज़रिए ही होती है, ठीक है। लेकिन ये नहीं बताता कि हाँ भाई जो रोमांटिक गीत है उन सबको समाप्त कर दिया जाए, ठीक है। लेकिन अभी के दौर में खास करके जो भोजपुरी इंडस्ट्री है, हमारे बिहार के भोजपुरी इंडस्ट्री, उसमें जो गाने आते हैं, जो गीत आते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा कि सभी बुरे गाते हैं, लेकिन उनके जो लय है, स्वर है, वो इतने गंदे हो जाते हैं कि आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ बैठ के भी नहीं सुन पाते हैं, है ना। इसलिए इन सब चीज़ों पे थोड़ी सी रोक लगानी चाहिए और उनको सोच समझ करके काम करना चाहिए, है ना दोस्तों। वही मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें चैप्टर में ये बताया गया है कि भाई गीत, प्रगीत और समाज, मतलब गीत और समाज में क्या संबंध है। जब कोई गीत गाता है तो उसको समाज पे क्या, उसकी गीत का समाज पे क्या प्रभाव पड़ सकता है, ठीक है। यही इस कविता में बताया गया, ठीक है। या फिर समाज में होने वाले चीज़ों को गीत के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया कैसे जाता है, इस चीज़ों को हमने इस चैप्टर में देखे हैं, ठीक है। उसी का सारांश हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है। और प्रगीत और समाज से थोड़ी सारांश बहुत कम आता है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा, अगर ये समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं इसे और अच्छे से रिप्रेजेंट करने का कोशिश करूँगा, ठीक है। और दूसरी बात कि ये तो हम लोगों ने आज देख लिया है और इसके प्रश्न उत्तर भी सारे चैप्टर्स के आ जाएंगे बहुत जल्द, ठीक है। पहले एक बार सारांश खत्म हो जाए, उसके बाद फिर प्रश्न उत्तर आएंगे, ठीक है। तो फिलहाल आज के चैप्टर यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।